मैं हूं अदिल इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। बचपन में जब हम पूछते थे कि यूनिवर्स किस चीज से बनी है तो हमें बताया जाता था पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे मिलकर यूनिवर्स बनी है। आज ये एलिमेंट 118 हैं, तो इन 118 एलिमेंट से मिलकर यूनिवर्स बनी है। पर फिर जे जे थॉमसन साहब ने अपनी एंट्री डाली। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। एक कैथोड रे को जब उन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एक डिफ्लेक्शन हुई, जिससे हमें पता चला कि कोई ना कोई ऐसा नेगेटिव चार्ज रखने वाला पार्टिकल एग्जिस्ट करता है एटम में, जो कि पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और आज हम ये जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है जो कि एटम का एक हिस्सा है। तो जे जे थॉमसन साहब ने ये हमें बताया कि एलिमेंट से नीचे एटम्स और एटम से नीचे सब एटॉमिक पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन भी है। उसके बाद आए रदरफोर्ड साहब और उन्होंने एक बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट जिसे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहते हैं वो किया। उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स लिए की एक सोर्स ली और अल्फा पार्टिकल्स एमिट करवाए। उसके आगे एक गोल्ड फॉइल रखी। कुछ पार्टिकल्स जब जाके लगते थे तो वो बीच में से गुजर जाते थे, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती थी। कुछ डिफ्लेक्ट होते थे छोटे एंगल्स पर और कुछ तो वापस आ जाते थे। इस चीज पर, इन रिजल्ट पर बेस करते हुए उन्होंने एटम का एक मॉडल दिया और उस एटम के मॉडल में उन्होंने दो चीजें रखी हैं। बीच में हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज रखने वाली बड़ी बॉडी है जिससे चीजें लग के वापस आती हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव थे। इसी तरीके से हमें डिफ्लेक्शंस नजर आई तो वो हमें नजर आया कि इनके साथ साथ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और उन इलेक्ट्रॉन में स्पेस है, तभी कुछ अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे निकल जाते थे और कुछ डिफ्लेक्ट हो जाते थे। तो इस तरीके से उन्होंने एक मॉडल दिया, एटॉमिक मॉडल, जिसकी शक्ल काफी ज्यादा हमारी सोलर सिस्टम से मिलती थी। उन्होंने हमें न्यूक्लियस के बारे में भी बताया और इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताया। यहाँ पर मैंने आपको फिर वही एक तरीका बताया है, वही मॉडल बताया है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो जो अल्फा पार्टिकल्स आके न्यूक्लियस से टकराते थे वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाते थे, डिफ्लेक्ट हो जाते थे। इसी तरीके से कुछ अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के पास से गुजरते थे वो कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाते थे और जो बीच में से गुजरते थे वो बिल्कुल सीधे चले जाते थे। आज हम ये जानते हैं कि एटम्स इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस से बने होते हैं। न्यूक्लियस के बीच में हमारे पास दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। हमें साइंसदानों ने बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं, जो कि बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी क्वार्क से मिलकर बनते हैं तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हर चीज का सिर्फ इलेक्ट्रॉन और क्वार्क्स हुए। क्वार्क्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं। इनमें जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूं उस वक्त सिर्फ दो किस्म के डिस्कवर हुए थे। पहले को हम अप क्वार्क कहते हैं और दूसरे को डाउन क्वार्क कहते हैं। गोया कि आज हमारे पास बहुत से क्वार्क्स और भी डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें स्ट्रेंज, चार्म, टॉप, बॉटम। इनके नामों का ताल्लुक इनकी पोजीशन या इनकी किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ बिल्कुल नहीं है। ये जस्ट ऐसे रैंडम नाम इनको दे दिए गए हैं, इसलिए इसका ये मतलब नहीं है कि अप क्वार्क अप होता है और डाउन क्वार्क जो है वो नीचे की तरफ होता है। तो जब हमें अप क्वार्क डाउन क्वार्क का पता चला तो हमें ये अंदाजा हुआ कि प्रोटॉन में, तो हमें ये पता चला कि प्रोटॉन में दो अप क्वार्क्स होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है। इसी तरीके से न्यूट्रॉन में दो डाउन क्वार्क्स होते हैं और एक अप क्वार्क होता है। तो दो क्वार्क्स और एक इलेक्ट्रॉन, तीन फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर दुनिया की, कायनात की, यूनिवर्स की हर चीज बनी है। सूरज, चांद, सितारे और उनके बीच में जो जो चीजें हैं वो सारी सिर्फ इन तीन पार्टिकल से मिलकर बनी है। इस थ्योरी पर बहुत ज्यादा खुश हैं और आज भी हमारे कॉलेजेस में ये थ्योरी पढ़ाई जाती है। पर इस थ्योरी के साथ एक मसला है और वो सिर्फ इतना सा कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है। क्योंकि अब हमें ये पता है, हमारे मैथमेटिक्स हमें ये कहता है और हम उस तरफ एक्सपेरिमेंटेशन भी लेके जा रहे हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी ये कहते हैं कि यूनिवर्स की हर चीज फील्ड से बनी होती हैं, वेव से बनी होती हैं। फील्ड्स क्या होती हैं और किस चीज की होती हैं? फील्ड के बारे में हमें सबसे पहले माइकल फैराडे ने बताया। उन्होंने हमें मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में बताया, उन्होंने हमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में बताया। उन्होंने एक बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट किया जो मैं आपके सामने इस वक्त रख रहा हूं। यहां पर हमारे पास दो कॉइल हैं, ए कॉइल और बी कॉइल। ए कॉइल पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड है और ये एनर्जाइज्ड है। जब इस ए कॉइल को मैं नीचे लेके जाऊंगा बी कॉइल में तो यहां पर क्या होगा जी? इंडक्शन होगी। तो इंडक्शन की वजह से यहां पर करंट प्रोड्यूस होगा और उसको आपने एक निडल के साथ कनेक्ट किया हुआ तो वो निडल डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी।
जब लोगों ने ये देखा कि बगैर किसी कनेक्शन के, क्योंकि ये कॉइल जो है ये सिर्फ इसके अंदर बाहर आ और जा रही है, इसका इसके साथ किसी भी किस्म का फिजिकल कनेक्शन नहीं है और निडल डिफ्लेक्ट कर रही है, तो शुरू शुरू में उन्होंने सोचा ये शायद जादू है। पर आज हम ये जानते हैं कि ये इंडक्शन है जिसको डिस्कवर माइकल फैराडे ने किया और ये फील्ड्स की वजह से होती है। माइकल फैराडे ने हमें ये भी बताया कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इकट्ठा कर दें तो हमें एक और चीज मिलती है जिसे हम लाइट कहते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं और उसका एक हिस्सा लाइट होता है। और लाइट की इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है? क्योंकि आज तक हम जो चीज भी देख सकते हैं वो लाइट की बदौलत देख सकते हैं। तो लाइट इज अ फील्ड, ये माइकल फैराडे ने अपने टाइम में बताया। ये वो टाइम था जब हम सेलेस्टियल बॉडीज को पढ़ रहे थे और हम जितनी भी चीजें देख रहे थे वो कॉन्टिन्यूअस फील्ड्स के तौर पर हमारे सामने आ रही थी। फिर आए श्रोडिंगर साहब, बोहर साहब। स्पेशली श्रोडिंगर के आने के बाद क्वांटम मैकेनिक्स को बहुत ज्यादा परवाज मिली और क्वांटम मैकेनिक्स में जो सबसे अहम चीज उन्होंने बताई वो ये कि हर चीज पैकेट्स में क्वांटाइज होती है, पैकेट्स में होती है, एनर्जी भी पैकेट्स में होती है। ये एक नया आइडिया था जो कि हमें यह बताता है कि क्वांटाइज्ड या छोटे छोटे पैकेट चार्ज के भी होते हैं, एनर्जी के भी होते हैं, मैस के भी होते हैं और पोजीशन भी क्वांटाइज्ड होती है। हर जगह पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता बल्कि वो क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में एनर्जी लेवल्स पर एग्जिस्ट कर सकता है। यही चीज जब साइंसदानों ने इकट्ठी की, यानी हमारे पास एक तरफ फील्ड है, फील्ड थ्योरी थी, और दूसरी तरफ जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड्स आ जाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ जाती हैं, दूसरी तरफ हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स थी जो कि क्वांटाइज करती थी चीजों को, क्वांटा बताती थी, पैकेट्स के तौर पे बताती थी, डिस्क्रीट बताती थी। तो हमने इस एनालॉग और डिस्क्रीट कॉन्सेप्ट को इकट्ठा किया और हमने एक नई थ्योरी दी जिसको हम क्वांटम फील्ड थ्योरी कहते हैं, QFT कहते हैं। और ये थ्योरी हमें क्या बताती है? ये थ्योरी जब हमने लाइट पर अप्लाई की तो उसने हमें बताया कि ठीक है, लाइट फील्ड है, पर उसके साथ साथ ये डिस्क्रीट पैकेट्स भी हैं एनर्जी के जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं। तो इसकी दो नेचर हैं, ये पार्टिकल नेचर में भी है और ये फील्ड नेचर में भी है। अब हम इसको थोड़ा सा रिवर्स लेके चलते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की भी इलेक्ट्रॉन फील्ड होती है। जिस तरीके से ये चादर बिछी हुई है, जिस तरीके से हम स्पेस टाइम को कहते हैं, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की एक फील्ड होती है और इसमें एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट होते हैं। जहां पर ये एनर्जी के पैकेट बहुत उभरे हुए होते हैं या इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, वहां पर इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि वही इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है बल्कि ये एक इलेक्ट्रॉन की फील्ड है। और आज की साइंस हमें ये बताती है कि आप इलेक्ट्रॉन को अगर एक फील्ड समझते हैं तो आप बेहतर तौर पे उसको विजुलाइज कर सकते हैं। मसलन मैं आपको एक पहाड़ी इलाके पे लेके चलता हूं जिसमें आपको नजर आ रहा है कि ये पूरा पहाड़ी इलाका एक फील्ड की तरह है, और इसमें ये जो आपको पहाड़ी हिल नजर आ रही है ये वो जगह है जहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो इस चीज को हम कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक एनर्जी पैकेट है और ये इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस कम है, यहाँ पे बहुत ज्यादा, इसलिए हम इसको एक इलेक्ट्रॉन के तौर पर लेंगे। इसी तरीके से हमने बात की थी क्वार्क्स की, तो क्वार्क्स की भी फील्ड्स होती हैं। अप क्वार्क की अपनी फील्ड है, डाउन क्वार्क की अपनी फील्ड है, और जहां पर एनर्जी ज्यादा होगी हम ये समझेंगे कि वहां पर इस वक्त क्वार्क मौजूद है। तो इलेक्ट्रॉन फील्ड्स, क्वार्क फील्ड्स, ये वो सारी चीजें हैं जो मुझे, आपको, यूनिवर्स की हर चीज को मिलकर बनाती हैं और इनके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो हमें ये पता चला कि हम जो समझते थे कि पार्टिकल नेचर होती है, बेसिक चीजें जो हैं वो हमें एटम्स और उनमें इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स, पार्टिकल्स मिलकर बनाते हैं, अब हम उस तरफ से शिफ्ट कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें फील्ड्स या वेव्स मिलकर बनाती हैं और वो वेव्स एक्चुअली इन पार्टिकल्स की ही होती हैं। मतलब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, ये एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट में हमने एक डब्बा लिया है और इस डब्बे को हमने बंद किया और इसमें से हर किस्म का एटॉमिक पार्टिकल निकाल कर बाहर रख दिया। क्वार्क्स को बाहर निकाल के रख दिया, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया। अब इस वक्त इसमें एक प्योर वैक्यूम है जिसे क्वांटम वैक्यूम कहा जाता है। और सिंपल वर्ड में मैं आपको ये कह सकता हूं कि इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें नथिंग है, नथिंग। लेकिन जब हमने मैथमेटिक्स किया और उसके बाद बहुत बड़े कंप्यूटर लेके इस नथिंग की हमने सिमुलेशंस बनाई, तो ये सिमुलेशन मेरे सामने आ जाती है जिसमें आपको फ्लक्चुएशंस नजर आ रही हैं, जिसमें आपको वेव टाइप फील्ड्स नजर आ रही हैं। ये क्या चीज है? इसे हम क्वांटम फ्लक्चुएशंस कहते हैं और ये दुनिया, कायनात, यूनिवर्स में हर जगह पर मौजूद होती हैं। इसे क्वांटम वैक्यूम भी कहा जाता है, इसको प्योर वैक्यूम भी कहा जाता है।
हमें ये कैसे पता चला कि ये एग्जिस्ट करती हैं, उसके लिए एक बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट भी किया जा सकता है और इस चीज को अब आहिस्ता आहिस्ता हम एक्सपेरिमेंट्स के साथ साबित भी कर रहे हैं। तो पहली बात ये कि जहां हम ये समझते हैं कि कुछ भी नहीं है, वहां पर भी क्वांटम फ्लक्चुएशंस एग्जिस्ट करती हैं, वहां पर भी फील्ड्स एग्जिस्ट करती हैं। और इसको हमने कैसे परखा? हमने दो सिंपल प्लेट्स ली, उनको पास रखा। अब उसके अंदर जो क्वांटम फील्ड होगी या जिसे हम क्वांटम फ्लक्चुएशंस कहते हैं, वो बहुत कम होगी और बाहर की तरफ ज्यादा होगी। तो ये प्लेट्स जो है ये बहुत छोटा डिस्टेंस जो है एक दूसरे के करीब आ जाती हैं, जिससे हमें फौरन पता चल जाता है ये एक्सपेरिमेंट करके कि वाकई इस वैक्यूम में भी कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट कर रही है डब्बे में, जिसमें वो अंदर की तरफ प्लेट्स को आहिस्ता आहिस्ता करीब करती जा रही है। ये एक एक्सपेरिमेंट था जिससे ये मेजर की गई थी और अब मैं आपको इनकी बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं और वो ये है कि हर पार्टिकल की क्वांटम फील्ड एग्जिस्ट करती है। ये क्वांटम फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं। इलेक्ट्रॉन की क्वांटम फील्ड क्वार्क्स की क्वांटम फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है। दो इलेक्ट्रॉन की क्वांटम फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं। और याद रखिए कि इन फील्ड्स के दरमियान जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो वो डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स में ट्रांसफर हो रही होती है। इसी तरीके से ये क्वांटम फील्ड कॉन्टिन्यूअस मोशन में होती हैं। आपको यहाँ पर तस्वीर पे भी नजर आ रहा है कि आपको कहीं भी कोई चीज स्टेशनरी नजर नहीं आ रही। तो हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, हमें बनाने वाली चीजें हैं, वो हर वक्त कॉन्टिन्यूअस मोशन में है। और इसके साथ हाई एनर्जी पार्टिकल्स जिस तरह इलेक्ट्रॉन हो गया, जिस तरह क्वार्क्स हो गए, ये इन फील्ड्स को जन्म देते हैं, ये इन फील्ड्स को बनाते हैं। और दुनिया में हर चीज इन क्वांटम फील्ड से बनी हुई होती है। ये बेसिक यूनिट हैं जो कि हमारी यहाँ पर मौजूदगी की वजह है। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो में मैंने ये बताया है कि हमारा बेसिक यूनिट क्या है, वो हमने बता दिया, क्वांटम फील्ड्स हैं। पर ये क्वांटम फील्ड्स और बिग बैंग का क्या ताल्लुक है? क्या ये बिग बैंग के वक्त मौजूद थी? क्या इनसे हमारी सारी यूनिवर्स बनी है? और इसका मतलब यह है कि क्या हमारी सारी यूनिवर्स मोशन में है? क्योंकि क्वांटम फील्ड्स या बेसिक बनाने वाला जो यूनिट है वो अगर मोशन में है तो हम सब मोशन में है, पूरी कायनात मोशन में है। इसके लिए आपको इसका पार्ट 2, इसी वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा, जो कि बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा। तो अगर आपको क्वांटम फील्ड पर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको, मुझे उम्मीद है कि इसके पार्ट 2 का भी इंतजार होगा, जिसके बाद ये सीरीज मुकम्मल हो जाएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए।